नमस्कार मित्रों, मैं अजीत सिंह। दोस्तों, आज हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला पर चर्चा करेंगे, जो कि इस समय पूरे भारत में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। और यह चर्चा में तब आया जब भारत का माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 को यह आदेश दिया कि 100 मीटर या उससे अधिक की जमीन की आकृतियां ही अरावली पहाड़ियों के रूप में चिन्हित की जाएगी। उससे नीचे की जितनी पहाड़ियां हैं वे जो है अरावली पहाड़ी के रूप में चिन्हित नहीं की जाएगी। इस आदेश के आते ही भारत के पर्यावरणविदों ने और भारत की प्राकृतिक विरासत की चिंता करने वाले विचारकों में यह चिंता का विषय बन गया कि यह परिभाषा इस रेंज के लगभग 90% से ज़्यादा हिस्से को सुरक्षा से बाहर कर दे रहा है, क्योंकि अरावली वर्तमान समय में एक अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में ही रह गया है, जिससे इसके 90% भाग समाप्त कर दिए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में चिंता फैल गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान के आबू पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों, यह श्रेणी जो है पालनपुर गुजरात से राजस्थान एवं हरियाणा होकर के दिल्ली लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। रायसीना की पहाड़ी दोस्तों वह का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में है और रायसीना की पहाड़ी लुटियंस की अभिकल्पित दिल्ली में एक प्रधान क्षेत्र है, जिसमें भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सरकारी इमारतों को बनाया गया है। दोस्तों, यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि यह अरावली जो रेंज है वह समानांतर है किसके, जो अरब सागर से साउथ वेस्टर्न जो मानसून जाता है, एंट्री करता है भारत में, उसके समानांतर है, न कि हॉरिजॉन्टल है। यह साउथ वेस्ट मानसून को पूरी तरीके से रोक तो नहीं पाता है, परंतु यह उसके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए साउथ वेस्ट जो मानसून है यह जा रहा है, उसके समानांतर बह रहा है और पुनः यह हिमालय से जाकर के टकराता है, तो जिससे यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश भी कराता है और हिमालय की जो नदियां हैं उनके लिए जल भी उपलब्ध कराता है यह मानसून। दोस्तों, अरावली की वजह से ही जो हल्की फुल्की बारिश होती है दिल्ली में वह इसी के कारण होती है और यह मानसून की तीव्रता को भी कम कर देता है, जिससे बाढ़ वगैरह की संभावना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नहीं रहती है, कम रहती है। अगर यह अरावली समाप्त हो जाएगा तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तबाही आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगा और जन जीवन जो है अस्त व्यस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अरावली रेंज जो है उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षित रखना सरकार, केंद्र सरकार का भी कार्य है और इसके लिए जो है जनता को भी प्रयास करना। दोस्तों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला के निर्माण की बात किया जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन, क्वार्टाइज, नीस और शिष्ट शैलों से निर्मित है। दोस्तों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो वर्तमान समय में यह अत्यधिक अपरदित एवं विच्छेदित है। यदि पूरा कैम्ब्रियन युग लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें तो यह एक विशाल मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी, परंतु दीर्घकालीन अपरदन के कारण और मानव हस्तक्षेप के कारण वर्तमान समय में यह एक अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष रह गई है। यदि इसके विस्तार की बात करें तो यह लगभग हिमालय से लेकर के और लक्षद्वीप तक इसका विस्तार था।
दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है एक जल विभाजक की तरह भी कार्य करती है। इसके पश्चिम तरफ से माही और लूनी नदियां निकलती हैं जो अपने जल को अरब सागर में छोड़ती हैं। यदि अरावली के पूर्व तरफ की बात किया जाए तो अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है जो कि चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, इसी अरावली से चंबल नदी, साबरमती नदी नदियों का भी उत्पत्ति हुआ है। दोस्तों, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी को जरगा पहाड़ियाँ, टोडगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियाँ और अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। इसके अलावा यदि धुर उत्तर की बात किया जाए तो इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में यदि हम बात करें असम की, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की, तो इन राज्यों को शेड्यूल 6 में रखा गया है। अब शेड्यूल 6 क्या है? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने यह तर्क दिया कि पूर्वोत्तर भारत जो है खनिज संपन्न क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर जनसंख्या कम है, इसलिए संसद में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत ही कम होगा और जिसका परिणाम यह होगा कि जब हमारे खनिजों का, हमारी संस्कृति का दुरुपयोग किया जाएगा तो हमारा प्रतिनिधित्व संसद में कौन करेगा, हमारी बातों को कौन संसद में रखेगा। अर्थात उन्हें डर लगने लगा कि हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो खनिज संसाधन है, उसका शोषण किया जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह तर्क दिया कि नहीं, आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा और आपको शेड्यूल 6 में रखा जाएगा। अर्थात जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, जिससे वे उनकी संस्कृति और भूमि और परंपराओं को संरक्षित रख सकें। इसी शेड्यूल 6 की मांग सोनम वांगचुक भी लद्दाख के लिए कर रहे थे, जो कि एक विख्यात पर्यावरणविद भी थे। दोस्तों, उनके साथ सरकार ने ऐसा अन्याय किया कि उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित करके जेल में डाल दिया। यदि उत्तर के ये खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र भी जो है शेड्यूल 6 में रख दिए जाते तो सरकार इन क्षेत्रों का दुरुपयोग न कर पाती। यहाँ के लोकल बॉडी को लोग संतुष्ट करके ही यहाँ पर कार्य करते, लेकिन चूंकि यह क्षेत्र शेड्यूल 6 में नहीं है, इसलिए यह स्थिति एक तरीके से उत्पन्न हुई है। दोस्तों, ये इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा जी हैं। ये महानुभाव कह रहे हैं कि दिल्ली पॉल्यूटेड ओविंग टू अरावली, अर्थात प्रदूषण के लिए अरावली जिम्मेदार है। अरे रजत शर्मा जी, कुछ तो शर्म करिए। इतना भी जो है ज़्यादा खुश करने के लिए किस हद तक जाएंगे आप? दिल्ली को प्रदूषित करने के लिए अरावली किस तरीके से, किस प्रकार से जिम्मेदार हो सकता है? आप कितने बड़े जो है वह पर्यावरणविद हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरावली जिम्मेदार है। अरे दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरावली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली को बचाने के लिए जिम्मेदार। रजत शर्मा जी, आप ही तो हैं जो 2023 में दिल्ली वायु प्रदूषण के लिए केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार बना रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि 2025 में आप कह रहे हैं कि दिल्ली वायु प्रदूषण के लिए राजस्थान की अरावली पर्वत जिम्मेदार है। आप यह तर्क दे रहे हैं कि चूंकि दिल्ली अरावली से, या हम कह सकते हैं कि रायसीना पहाड़ी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसके कारण वायु जो है, हवा, वह बाहर पास नहीं हो पा रहा है और दिल्ली प्रदूषित हो रहा है। 2 साल में आपने कितना बड़ा रिसर्च किया कि आप अभी 2023 में केजरीवाल सरकार के ऊपर मढ़ रहे थे दोस्त, अब जो है अरावली को बता रहे हैं। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला का
यदि पारिस्थितिकी महत्व देखा जाए तो इसके कई पारिस्थितिकी महत्व हैं। नंबर 1, यह थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकती है। नंबर 2, यह जलवायु स्थिरीकरण में योगदान देती है। नंबर 3, जैव विविधता को सहारा देती है। नंबर 4, चंबल, साबरमती, लूनी, माही, बनास जैसी नदियों का स्रोत है। दोस्तों, यदि अरावली को समाप्त कर दिया जाएगा, यदि अरावली समाप्त हो जाएगी तो ये जो मध्य भारत की नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे चंबल हुआ, बनास हुई, ये सब समाप्त हो जाएंगी, जिससे संकट उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, अरावली को काटने से अब क्या होगा? यदि अरावली को काट दिया जाएगा तो दिल्ली बालू का ढेर बन करके रह जाएगा, क्योंकि थार मरुस्थल से उड़ने वाले बालू और धूल के कण को अरावली ही रोकता था। अरावली को काटने से थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू और धूल के कण अब हिमालय पर स्थित ग्लेशियर पर जम जाएंगे, जिससे सूर्य से आने वाली किरणों को यह अत्यधिक अवशोषित करेंगे, जिससे ग्लेशियर जो है वह तीव्रता से पिघलना प्रारंभ करेंगे, जिससे बाढ़ और बाद में सूखा दोनों की स्थिति उत्पन्न होने का भय रहेगा। दोस्तों, आज लोगों के अंदर यह धारणा बैठाई जा रही है कि दिल्ली के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण के लिए अरावली की पहाड़ियाँ जिम्मेदार हैं, जिन्हें दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। यह कितना सही और कितना गलत है, यह पर्यावरणविद ही बता सकते हैं, परंतु जहाँ तक अध्ययन का विषय है, अरावली के द्वारा दिल्ली सुरक्षित है, न कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। दोस्तों, अरावली को काटने के पश्चात कई पर्यावरणविद और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अरावली को काटने से दिल्ली के तापमान और दिल्ली का प्रदूषण बढ़ेगा, न कि दिल्ली का तापमान और प्रदूषण घटेगा। अरावली ही दिल्ली का प्राकृतिक ढाल है, जो राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं और धूल के कणों को दिल्ली तक पहुंचने से बचाती है। तो दोस्तों, जो तमाम लोग सरकार के इरादों का पक्षधर बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश में हाँ मिला रहे हैं, वे जो है ऐसा अन्याय न करें राजस्थान के साथ, अरावली के साथ, दिल्ली के साथ, क्योंकि यदि अरावली समाप्त होगा तो दिल्ली में रहना समाप्त हो जाएगा, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ थार रेगिस्तान जो है उसका विस्तार पूर्व की तरफ होगा, और दीर्घकाल में इसका यह परिणाम होगा कि लगभग दिल्ली तक थार का विस्तार होता चला जाएगा, और यहाँ पर रहना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो हमारे प्रकृति से संपन्न क्षेत्र हैं, उनको संरक्षित रखने का प्रयास किया जाए, उनके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न किया जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वह चाहे जनरल नॉलेज के स्तर पे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर पे हो। दोस्तों, फिर किसी दूसरे मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।